स्क्रीन विजिबल है बेटा? हेलो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। तो ठीक है, हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसकी मैं पीपीटी वो नहीं बना रहा, बुक से ही सीधा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, बुक भी आपके पास भी यही है, मेरे पास भी यही है। और अगर कोई दूसरी भी है तो डाटा तो लगभग सेम ही है। ठीक है, मैटर तो सेम है। तो देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक से ही पता चल रहा है जिसका लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन, वो पी ब्लॉक यानी कि पी ऑर्बिटल्स के अंदर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर 13 से लेकर 18 तक ग्रुप है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो, तीन, चार, पाँच और छह इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में आते चले जाएंगे। जैसे बोरोन की बात करें अगर हम, 1s2 2s2 2p1, 1 आ रहा है ना पी में। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे तो दो आएंगे। और ऐसे करते करते 3, 4, 5, 6 इस तरह से आएंगे। ठीक है, नीचे हम देख भी सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर से कोई बच्चा जुड़ा है। तो ये बोरोन में 2p1, फिर 3p1। ठीक है, इन सब का पी में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरता चला जा रहा है। तो इसी तरह से कार्बन का देखेंगे तो p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में p3 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन में p4, फिर p5 हो जाएगा फ्लोरीन में, फिर p6 हो जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, NH2 MP 1 to 6, ये रहेगी। एस ब्लॉक के साथ इन एलिमेंट्स का नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और 13th ग्रुप हम, एक मिनट बेटा, बच्चे जुड़ रहे हैं अभी भी। 13th ग्रुप में हमारा कौन सा आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, आपने शायद कुछ ना कुछ ट्रिक भी याद करी होगी इनको याद करने की पहले। तो जो हमने करी थी वो थी बड़ा एल्गा, एल्गा मतलब बड़ा एल्गा इन तला, ऐसे याद कर लिया था, जैसे भी आपने या किसी और तरह से किया हो। ठीक है, तो बोरोन इनमें क्या है, नॉन मेटल। बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स। यानी कि नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। और मेटेलिक करेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी नीचे की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए, एल्यूमिनियम जो है मोस्ट एबंडेंट है इनमें, इन एलिमेंट्स में। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट है पृथ्वी की क्रस्ट में। तो पहला कौन है, ये ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। इनके बाद नंबर लगेगा बोरोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखनी आती है आपको। ठीक है, देख लो एक बार। हमें पता है बोरोन की 1s2 2s2 2p1, बोरोन की होती है 1s2 2s2, ये रहा 2p1। तो 1s2 की जगह हमने हीलियम रख दिया। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम के क्या कर देंगे आप, बस 3 कर देंगे, 3s2 3p1। आगे आप गैलियम की सीधा 4s2 4p1 लिख दीजिए, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। अब देखते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स। ये आपको कोई ये चीज़ें याद, एटॉमिक नंबर तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, बाकी एटॉमिक रेडियस कितना है ये नहीं, ये चीज़ें, ये वैल्यू कोई याद नहीं रखनी होती। हाँ, अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियाई, इन पर किस तरह से फ़र्क पड़ता है। अब में से कोई मुझे बताएगा एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है कि कम होता है, ग्रुप में नीचे जाने पर? अगर कोई बताना चाहे, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। हमारे पास लगभग 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस भी बाद में भेज दीजिएगा। चलो, कोई बता नहीं रहा तो मेरे से सुन लो। ठीक है, देखो, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जैसे आपको याद होगा, हाइड्रोजन से जाओगे लिथियम पे बढ़ेगा, फिर सोडियम। ठीक है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
तो नीचे जाने पर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो क्या लेफ्ट टू राइट ये बढ़ता है कि कम होता है? उल्टा हो जाएगा। अगर नीचे बढ़ रहा था तो राइट में जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाएगा। कारण इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बस मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सुनो, क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, यानी कि फिलहाल हम पी ब्लॉक की बात करें तो बोरोन से हम जाएंगे कार्बन की तरफ, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या होगा कि आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देखो बोरोन का है 5, फिर 6 है, कार्बन का फिर 7 है, फिर 8 है। तो एक तरह से लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संख्या बढ़ कहाँ रही है? एक ही शैल में बढ़ रही है। आपने देखा ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर। देखो 2p में, मतलब इस बोरोन में 2p1 है ना, तो इन्होंने तो आगे एल्यूमिनियम, ठीक है। कार्बन का अगर बात करें, कार्बन की बात करें, हम लिख लेते हैं यहाँ। कार्बन की बात करें तो क्या होगा? कार्बन 2s2, 2s2 नहीं जा रहा ना इसको, चलो 2p, 2p2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा सुन लो मेरी बात, 2p क्या हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। और अगर बात करें नाइट्रोजन की तो 2p3 हो जाएगा। यानी कि 2p ऑर्बिटल्स जो है उसी में संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अगले वाले शेल में चले गए, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है? अगले शेल की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो एल्यूमिनियम पे गए तो थर्ड वाला शेल आ गया, फिर फोर्थ वाला आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया। तो इससे आपको पता चल रहा है साइज बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ क्या है? 2p में आया, आगे 2p2 हो जाएगा, 2p, यानी कि 2p में ही आ रहा है, बस उसी में आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान में होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, उससे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा? उनका साइज छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है एक, उसकी बात कर लेते हैं। आप सुन तो पा रहे हो ना मुझे? कंफर्म करना, एक बच्चा। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। तो देखो, अब जो क्वेश्चन आता है वो है कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाने पर, ये वाला, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाने पर साइज जो है बढ़ना चाहिए। क्यों हमने कहा कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाने पर साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखो, ये लिख रखा है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाती है, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन? डी ऑर्बिटल्स के एंट्री, और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट उनका पुअर होता है। इस वजह से न्यूक्लियस का जो पावर है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा फील होने लगता है, उनको अंदर की तरफ वो खींचता है, ठीक है। और इस वजह से साइज जो है घट जाता है, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है स्लाइटली मोर देन गैलियम। और यहाँ देखिए, द डी ऑर्बिटल्स डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ देयर शेप्स एंड पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। या ये कह लो शील्डिंग इफेक्ट उनका पुअर है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। इसकी वजह से बढ़ने की बजाय एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होंगे, क्योंकि देखिए साइज बढ़ता चला जा रहा है, एटम्स का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो वो एक तरह से उतना बढ़िया बॉन्डिंग नहीं रख पाएंगे जितना बढ़िया बॉन्डिंग छोटों में होगा। छोटे साइज के आसपास पास रहेंगे, उनको तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन बड़े वालों को, उनकी जो बॉन्डिंग है उनको तोड़ना, उनको अलग कर पाना आसान होगा। कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप कम होता चला जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी एकदम उल्टा हो जाएगा बेटा। देखिए एटॉमिक रेडियस का अगर आपको समझ में आ गया है कि नीचे की तरफ जाने पर हम देख रहे थे बढ़ रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में फर्क आ गया, वहां पर उल्टा हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा? देखिए नीचे पर जाने पर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। साइज अगर बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वहीं आएगा एल्यूमिनियम और गैलियम का, ये क्वेश्चन आता है।
ये एक मिनट, क्या हुआ है ये? ये रहा। द आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन इज द हाईएस्ट। हाँ ठीक है। डिक्रीजेज, बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज करेगी। देन गैलियम इज अनएक्सपेक्टेडली हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, गैलियम की कम होनी चाहिए थी बट हाई है एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों? अभी अभी आपने रीजन देखा था। ठीक है, एटॉमिक साइज जो हमने देखा था उसमें हमने रीजन देखा था, बिल्कुल वही रीजन यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के मुकाबले छोटा हो गया था और छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर मुश्किल हो गया। ठीक है, सेम रीजन। हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देखिए ज़्यादातर ये +3 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं नीचे की तरफ। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि नीचे की तरफ जाने पर, यानी कि बोरोन से एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम तक जाते जाते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देते हैं ये, और उसको ज़्यादा शो करना चाहते हैं। इसका रीज़न आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये रहा। ठीक है, अगर इसका रीज़न पूछें कि भाई थैलियम वगैरह ये जो नीचे वाले हैं, ये एटम्स जो है, ये एलिमेंट्स जो हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं बजाय कि +3, उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। तो इसका रीज़न अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। होता क्या है कि नीचे की तरफ जाने पर जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे 6s आ जाएगा इसमें थैलियम में, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता इस वजह से, और ये कह लो कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन टाइप इनकी कन्फिग्रेशन बन जाती है, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। तो इनका पार्टिसिपेशन ना करना एस ऑर्बिटल्स का, 6s ऑर्बिटल का थैलियम में, उसकी वजह से क्या होगा, केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करना चाहेंगे, उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए लिख भी रखा है, द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, रिलक्टेंस रिलक्टेंस शो करता है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा s इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए 6s2 यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे देखिए इलेक्ट्रोपोस्टिक या मेटालिक करेक्टर। अभी शुरुआत में मैंने बताया था कि मेटल्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उनकी ज़्यादा है, वो देना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज महसूस कर सकते हैं, ले सकते हैं। दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करेक्टर। ठीक है, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जीज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 से अगर कंपेयर करें, ठीक है, नीचे की तरफ जाने पर ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बोरोन एक नॉन मेटल है, याद रखिएगा। बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है। कोवेलेंट कंपाउंड ये बना सकते हैं। ठीक है, जैसे B3+ इज एक्सीडिंगली स्मॉल, इट वुड हैव अ ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट, यानी कि अनायन को जो इसके आसपास आएगा उसको ये क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। It would tend to pull off electrons from neighboring anions and thereby show covalent character। तो जॉन्स रूल इसके लिए आप पढ़ सकते हैं, और भी अगर थोड़ा गहराई में जाना चाहते हैं। ठीक है, अदर एलिमेंट्स शो आयनिक करेक्टर इन इट्स कंपाउंड्स, लेकिन बोरोन वाला क्या है, कोवलेंट करेक्टर शो कर रहा है। देखिए AlCl3 ये रहा, आयनिक है, जो कॉम्प्लेक्स आयनिक है, इसके ऊपर आपको +3 चार्ज भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और भी डिटेल में आगे धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़े। अब है 13th ग्रुप जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ पार्ट आज कर लेंगे, बाकी का पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो हाइड्राइड्स पे जाते हैं सबसे पहले। सभी हो ना यहाँ पे? हाँ, ठीक है, सभी के सभी हैं भाई। समझ आ रहा है? कोई एक बच्चा बोल के बताए, समझ आ रहा है? ओके बेटा, ओके जी, ओके, थैंक यू। ये क्या हुआ है? चलिए हाइड्राइड्स की बात करते हैं, यानी कि ये देखिए इसके इस तरह के हाइड्राइड्स होंगे, BnHn+4, BnHn+6। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपने पढ़ा होगा कभी, बोरेन्स। देख पा रहे हैं ना, बोरेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी डीप स्टडी बाकी आगे जा करके हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, डाइबोरेन
इसमें बोरेन, इसमें डाई बोरेन जो है B2H6, इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं टेट्राबोरेन है, पेंटाबोरेन है, हेक्साबोरेन है, पेंटाबोरेन 11 है, ठीक है। ये 9 लगा दिया क्योंकि 9 हाइड्रोजन है, 10 लगा दिया तो 10 हाइड्रोजन है, 11 लगा दिया तो 11 हाइड्रोजन है। इन दोनों के इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आप ये बना सकते हैं, ठीक है। मल्टी सेंटर बॉन्ड होते हैं, इनमें बनाना बॉन्ड होते हैं, वो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। पॉली मतलब ज्यादा, मर मतलब मोलिक्यूल्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlH3n। NaBH4 के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दोगे तो आपको एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड ये मिल जाएगा, AlBH4 थ्राइस, ठीक है। देखिए आगे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि रिएक्शंस बहुत सारे आने वाले हैं, उनको थोड़ा याद भी करना होगा, समझना भी होगा, लंबे समय के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो BH3 का देखिए H माइनस के साथ रिएक्शन है, BH4 माइनस बन रहा है, रिड्यूसिंग करेक्टर एक तरह से इनमें आ रहा है, ठीक है। जैसे ये NaBH4 होता है, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और आपके सामने लिथियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये H माइनस दे सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये H माइनस दे सकता है। तो H माइनस देने का मतलब है डेट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब वो रिड्यूस कर सकता है किसी को, यानी कि H माइनस का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज है, तो वो किसी को मिलेगा, तो इसका मतलब है इसने NaBH4 ने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो देखिए लिथियम बोरोहाइड्राइड जो है अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो LiBO2 प्लस हाइड्रोजन बनता है, चीज़ ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और NaBH4 reacts slowly with water and may be recrystallized from cold water with only slight decomposition. KBH4 is quite stable in water, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। The stability of these complex hydrides increases with increasing size of the cation, ठीक है। कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए सोडियम से बड़ा है पोटेशियम, तो एक तरह से कैटायन का साइज बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम या फार्मूलाज लिख दीजिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अल्कोहल बना देते हैं, ये वाले नाइट्राइल्स को ये एमीन्स बना देते हैं। तो ये जो इसके रिएक्शंस होते हैं, दीप्ति बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, काफ़ी कुछ निकल चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा बुक से। आगे देखिए मैं क्या बता रहा था, एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल बना सकते हैं, नाइट्राइल्स को एमीन्स बना सकते हैं। ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप करेंगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे देखिए लिथियम हाइड्राइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल जाएगा, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे बनाते हैं, ईथर डालते हैं इसमें, देखिए, ठीक है। पानी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए, तो कहीं ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें आग लगने का खतरा होता है। एल्यूमिनियम BH4 थ्राइस कैसे बनाओगे भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनका मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में जब आएगा तो हम जरूर कराएंगे आपको, खासकर ऑर्गेनिक में जब आप करेंगे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, और आगे कभी हमें करना होगा तो हम कर लेंगे, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो H3BO3, यानी कि ये है M2O3 है ना, देखो B2O3, Al2O3, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम और थैलियम ऑक्साइड, ये सारे हैं। तो बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3 होता है मेन, और इसको बोरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका जो एनहाइड्राइड है बेटा, देखो ऑक्साइड का एनहाइड्राइड वो है ऑर्थोबोरिक एसिड, यानी H3BO3। इस H3BO3 जो कि एनहाइड्राइड है 100 डिग्री पर क्या दे देगा, B2O3 दे देगा। B2O3 इज ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे, एल्यूमिना मिल जाएगा। तो एल्यूमिना एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपाउंड। H3BO3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके लिए। बाद में इनका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो करंडम का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, अल्फा Al2O3, ठीक है। एक्टिवेटेड एल्यूमिना जो है गामा Al2O3। तो इस तरह के 1 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं आपके लिए। थैलियम के भी हैं कुछ ऑक्साइड, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। थैलियम हमने देखा था +1 या +3 में होता है, लेकिन +1 में ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करता है, ठीक है।
B2O3 का देखिए रिएक्शन है NaOH के साथ, NaOH बेस है तो B2O3 यहाँ एसिड का काम करेगा, वीक एसिड, और ये सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा NaBO2। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, नाम भी याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे है ये बोरोन का हाइड्रोक्साइड है NaOH के साथ, ठीक है। Na3BO3 बना रहा है सोडियम बोरेट, ये सोडियम मेटाबोरेट था ऊपर, ये है सोडियम बोरेट, इसमें Na3BO3 है, वो NaBO2 था। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करने वाला है, ये तो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोनों की तरह बिहेव। देखिए ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। आगे देखिए एक रिएक्शन और दिखा दिया, बेस के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाया, फिर एसिड बदल दिया HCl, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसका मतलब इट इज एम्फोटेरिक इन। बनने वाली चीजें आप देख लीजिएगा, NaAlO2 Al2SO4 थ्राइस, NaAlO2 AlCl3, ठीक है, बनने वाले ये। भाई समझ आ रहा है? हाँ जी बेटा, हो ना, हो तो सारे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि चीज़ें याद करने वाली अब ज़्यादा आ गई हैं। इससे पहले देखो मैं PPT पे करा रहा था, वीडियो भी डाल रहा था, ठीक है, तो थोड़ा वो आसान था मेरे लिए भी। अब इतने सारे रिएक्शन लिख पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। मैं उनको जब वक्त मिलेगा तो ज़रूर लिखूंगा, ठीक है, वीडियोस भी डाल देंगे। फिलहाल अभी हम बुक से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एसिडिक है यहाँ पर B2O3, फिर देखिए एम्फोटेरिक, ये दोनों हैं Al2O3 और गैलियम ऑक्साइड, फिर बेसिक है, यानी कि बेसिक करेक्टर जो है नीचे की तरफ जाने पर, बोरोन से थैलियम की तरफ जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है, ये यहाँ पर रीजन भी दे रखा है, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द MO बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली, क्योंकि नीचे जाने पर MO की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, तोड़ना उसको आसान हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बेसिक करेक्टर इसका बढ़ जाएगा, यानी कि थैलियम और OH का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा आसानी से नीचे जाने पर। एनर्जी कम चाहिए तो OH माइनस अगर निकलेगा तो हम बोलेंगे जितनी जल्दी निकलेगा उतना ज़्यादा वो बेसिक, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स में देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही है पहला, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बाकी और भी हैं हमारे पास, मेटाबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है, इनके फॉर्मूले आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1, तो नंबर 1 तो आपको याद करना ही करना है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, अब H3BO3 जो बोरिक एसिड होता है उसको हम BO3 3 माइनस लिख सकते हैं, यानी कि इसने H3 तीनों के तीनों H छोड़ दिए, तो वो जब जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए हैं, तो BO3 के ऊपर 3 माइनस दिखाया। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है भाई, sp2 है, ठीक है, नीचे की तरफ इन्होंने दिखाया है, देखिए ये रहा, ये है बोरोन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है BO3 3 माइनस आयन का, बोरोन बीच में है और तीनों तरफ से उसको O माइनस ने घेरा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर आ सकता है आपके पास। अब देखिए हुआ कैसे, sp2 कैसे बना ये भी देख लीजिए। ग्राउंड स्टेट में बोरोन 2s2 और 2p1, 2s2 2p1, ऊपर शायद मैंने पढ़ा था कहीं उन्होंने कुछ गलत लिख रखा, हाँ ये जो बेटा है 2p2 लिख रखा है ना, ये गलत है, यहाँ 2p1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जहाँ एरो है मेरा, यहाँ 2s2 2p1 आएगा, नीचे इन्होंने ठीक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2p में 1 ही दिखा रखा है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तीनों अनपेयर्ड हो गए, एक p ऑर्बिटल देखिए खाली बच गया, किसके ऊपर, बोरोन के ऊपर, तो बोरोन के ऊपर यहाँ एक खाली ऑर्बिटल है, कौन सा, p। और बाद में तीनों ऑक्सीजन ने अपना पेयरिंग करा, यहाँ से अपनी बॉन्डिंग करी इन तीनों के साथ, ये तीनों अनपेयर्ड थे, तो एक एक सेट बन गया दो दो इलेक्ट्रॉन्स का, तो O माइनस यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, और स्ट्रक्चर बन गया ट्रायंगुलर टाइप, ठीक है। और एक p ऑर्बिटल बोरोन के पास खाली बच गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला खाली बच गया। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब H3BO3 को इसकी यूनिट्स जुड़ती हैं आपस में, ये देखिए थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, देखिए एक बोरोन OH, बोरोन के ऊपर दूसरा OH, बोरोन के ऊपर OH, ऊपर देखिए हमने क्या किया था, हमने BO3 3 माइनस का किया था, यानी H निकाल करके जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो आपके सामने था। अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी,
और एच भी निकाले नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें एच लगा हुआ है देखो ओ के ऊपर ये। इसके अलावा क्या हुआ, नीचे एक और H3BO3 बनाया हमने, इसका एच उसका ओ, इसका एच उसका ओ, इनमें क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, देखिए ओ का यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ ये सारे जो डैश डैश है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आप करना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलाइड्स देख लीजिए, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स हेलाइड्स हैं यहाँ पर, AlF3 है, AlCl3 है, AlBr3, AlI3, ऐसे ही बोरोन के भी हैं, ठीक है। AlF3 आयनिक होता है, बाकी के कोवलेंट हैं, ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंडियम फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है उसका एक रिएक्शन, ठीक है, ट्राई अमोनियम इंडियम फ्लोराइड ले रखा है F6 120 से 170 पे, इसने NH4 INF6 बनाया, फिर 300 डिग्री पे INF3 बनाया। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से थोड़ा लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपकी तरफ छोड़ता चला जा रहा हूँ और ज़्यादातर मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। थैलियम फर्स्ट, ये यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। BCl3 का मरकरी के साथ रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो B2Cl4 बन जाएगा, ठीक है। और देखिए गैलियम क्लोराइड का गैलियम के साथ GaCl2 बन जाएगा, और B2Cl4 को Hg के डिस्चार्ज मरकरी डिस्चार्ज कर देंगे, B4Cl4 बन जाएगा। B4Cl4 का स्ट्रक्चर ये रहा आपके साथ, देखिए 3-3 बॉन्ड हर बोरोन के पूरे हैं बच्चों, हर बोरोन के 3-3 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से B8Cl8, B9Cl9, ये सारे सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, BSc है अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जब आप MSc की तरफ जाओगे और आगे जाओगे तो हो सकता है कि आपको बाकी के भी जो अनइम्पोर्टेंट रिएक्शन हमें लगते हैं वो भी इम्पोर्टेंट लगने लगेंगे वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे रिएक्शन है, AlF4 का Al+ AlF3 दे रहा है, इंडियम X2 के साथ इंडियम हैलाइड बना रहा है, नीचे Hg2X2 बन रहा है। तो ये रिएक्शन आपको खुद ही मतलब याद ही करने पड़ेंगे, लिख लिख कर देखने पड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट थे मैं लेता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो थैलियम हाइड्रोक्साइड है HNO3 के साथ TLNO3, ये TLNO3 नाइट्रेट जो है NaCl के साथ थैलियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। और थैलियम कार्बोनेट HF के साथ थैलियम फ्लोराइड बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए Cl के ऊपर -1 है तो थैलियम के ऊपर +1 है। बस थोड़ी देर और रुकते हैं, उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे, थोड़ी देर रुकना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ाना है मैंने, खत्म होने वाली है। चलिए एनोमोलस पे हम कल ही बात करेंगे, यहीं पर क्लास को हम रोकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ अगर आ रहा है तो बताएंगे, एक बार समझ में आया? कुछ चीज़ें ध्यान में आप खुद ही रखनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, कोई बच्चा बोलेगा? ठीक है बेटा, चलो। और टेस्ट मैं अगले हफ्ते जो लेना था मैंने वो पोस्टपोन करता हूँ, क्योंकि एक इवेंट हमारी अगले हफ्ते है, तो मैं उसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। ओके बेटा, यू कैन लीव क्लास, और अटेंडेंस मेरे को अभी रोल नंबर भेज दीजिएगा, वैसे तो मैंने नाम देख लिया आप लोगों के, लेकिन रोल नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, यू कैन लीव क्लास।